हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूँ आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और इस प्लेलिस्ट के माध्यम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप तक पहुँचाया जा रहा है। प्रीवियस सेशंस उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये सेशंस अच्छा लग रहा हो, ये वीडियोज अच्छे लग रहे हो, आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, इसके बारे में कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव अपना आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को भी प्रेस करें, जिससे कि टाइम टू टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन उसकी पहुंचती जाए। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे प्रस्ताव के बारे में और स्वीकृति के बारे में। एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो थोड़ा लंबा जाएगा। प्रस्ताव और स्वीकृति के साथ साथ उसके संवहन और उसके खंडन की भी बात हम करेंगे, लेकिन इस सेशन में हम सिर्फ प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति को देखेंगे और इसके सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके संवहन और खंडन कैसे किए जाते हैं। जहाँ तक प्रस्ताव और स्वीकृति को देखा जाता है तो इसके बारे में सर विलियम एंसन का कहना है कि ये जस्ट उसी टाइप का है। प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति जस्ट उसी टाइप से रिएक्ट करती है जैसे बारूद से भरे हुए मालगाड़ी के ऊपर कोई एक जलती हुई तिल्ली फेंक दे, तो जिस प्रकार से वो एक्सप्लोड करेगा और वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रस्ताव की अगर स्वीकृति ऊपर दे दी जाती है तो एक एग्रीमेंट यहाँ पे बन सकता है। तो प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिलाकर के एग्रीमेंट को बनाते हैं। और जब एग्रीमेंट इनफोर्सिबल होता है लॉ में, यानी कि कानूनन जब वो प्रवर्तनीय होता है, तो हम उसे फिर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रस्ताव के बारे में हमारे भारतीय अधिनियम का कहना है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करे कि उस व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने अथवा उससे विरत रहने के संबंध में प्राप्त हो, तो कहेंगे कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव को रखा है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्या कि इसमें पिछली बार हमने पढ़ा था कि प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 पार्टी का होना जरूरी है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी इच्छा जानने के लिए कोई बात रखेगा। इच्छा जानने का मतलब ये है क्या कि या वो बंदा हाँ करे या फिर वो ना करे। विरत रहने का मतलब है ना करना। अगर किसी ने कहा कि विल यू मैरी मी, उसने ना कह दिया, तो ये भी यहाँ पे एक प्रस्ताव और स्वीकृति कही जाएगी। और अगर उसने हाँ कह दिया तो भी एक प्रस्ताव और स्वीकृति यहाँ पे बनता है। सर पोलक कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से स्पष्ट शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है। तो चाहे जो भी बात हो, यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बात रखेगा ताकि अगला व्यक्ति या तो हाँ कह दे या फिर उसके ऊपर ना कह दे। तो ये तो बात हो गई इसके अर्थों की कि आखिर प्रस्ताव किसे कहते हैं। अब प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं होती है, इसे हम देख लेते हैं। प्रस्ताव की सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें कम से कम 2 पार्टी का होना जरूरी है। मैंने पिछले सेशन में ही कहा था कि आप कभी भी स्वयं से कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आप स्वयं को न तो प्रस्ताव दे सकते और न स्वयं के प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकते हैं। तो एक नहीं बल्कि 2 कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, ताकि ए वो बी से कुछ ऑफर दे, उसको कोई प्रपोजल दे और बी उसको एक्सेप्ट करे। दूसरी बात ये होती है कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने, यानी कि उससे विरत रहने के लिए होता है। मैंने जस्ट बताया और पहले भी क्लासेस में मैंने बताई है कि अगर आप किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं तो जरूरी नहीं है वो हाँ कहेगा। कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि एक लड़के ने किसी लड़की को कहा कि तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी, लेकिन उस लड़की ने ना कह दिया। अब यहाँ पे क्या है कि उस पार्टी ने जिसने की प्रपोजल रखा था सामने, उसने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दी। एक मूवी आई है छपाक, जिसमें आप इस सीन को देख सकते हैं। तो बात होती है हालांकि उसने काफ़ी गलत काम किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसके अंतर्गत आ सकते हैं, जिसमें कि एक या तो हाँ कह रहा हो प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति पॉजिटिवली और एक ना कह रहा हो नेगेटिवली, यानी कि नेगेटिव एसेंट भी, नेगेटिव कंसेंट भी दे रहा हो कोई, या पॉजिटिव कंसेंट भी दे रहा हो। तो ऐसी कुछ भी बातें जो होना या ना होना, यानी करना या उससे विरत रहना, ये दोनों प्रस्ताव के अंतर्गत उसके लक्षण में आएंगे, उसकी विशेषताओं में सम्मिलित होंगे। आगे क्या कि प्रस्तावक द्वारा दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से इच्छा का प्रकट किया जाना। अपनी बातें वो थोपेगा नहीं उसके ऊपर, ये उसको ऑर्डर नहीं देगा। ऑटो वाले को रोक करके हम उससे ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि तुम फलाने जगह पे चलो ही चलो। एक डेस्टिनेशन उसके रास्ते में अगर पड़ रहा है तो वो उधर जाएगा ज़रूर। अगर वो डेस्टिनेशन उसके रास्ते में, यानी कि वो उस रूट के लिए ऑटो अगर नहीं चलता है, तो वो किसी पार्टिकुलर ऑटो वाले को आप ज़बरदस्ती उस रूट के लिए नहीं बना सकते हैं। तो वो आप सिर्फ बात कहेंगे, अपनी इच्छा वो बताएगा। आपने सिर्फ इच्छा रखी है, यस और नो वो करेगा।
ये कुछ बातें हो गई जिसमें हमने देखा कि प्रस्ताव की विशेषताएं क्या होती हैं। अब ये समझते हैं कि क्या प्रस्ताव के लिए नियम बनाए गए हैं। तो बिल्कुल हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रस्ताव के लिए कई नियम बने हुए हैं। आइए उन नियमों को समझते हैं। पहला नियम ये है कि प्रस्ताव स्पष्ट हो, निश्चित, पूर्ण और अंतिम होना चाहिए। कभी भी प्रस्ताव अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ये बताएंगे बाद में, तो ये बताएंगे बाद में वाली कोई कहानी नहीं है। आप या तो सामने उससे पूछिए कि भाई तुम ये करोगे, तो करोगे तो हाँ ठीक है, नहीं करोगे मैं ये बताऊंगा बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये अस्पष्ट है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल एक बताया था कि वो तेल का मैटर, जिसमें कहा सरसों का तेल उसे चाहिए था 50 गैलन, और उसने जब वो फ़ोन किया तो नेटवर्क के चलते 50 गैलन कौन सा तेल भेजना ये स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट होना चाहिए प्रस्ताव, पूर्ण होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो अंतिम होना चाहिए, मतलब उसके बाद कोई उसमें आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे। जैसे कोई अगर रेस्टोरेंट में जाता है तो रेस्टोरेंट में वहाँ का वेटर जो है वो एक मेन्यू कार्ड लेके आता है। आपने देखा होगा कि मेन्यू कार्ड जब आप मेन्यू सेलेक्ट करते हैं तो कई जगहों पे डायरी या फिर मेन्यू कार्ड उसका जो रहेगा उस बुक को वो लेकर के वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपने जो ऑर्डर दिया है वो अंतिम रूप से ऑर्डर है। आपके मन में अगर मंचूरियन खाने की चाहत है, आपके पास वो पेपर पड़ा हुआ रह गया, मेन्यू कार्ड या मेन्यू बुक पड़ा हुआ रह गया, तो आप क्या करते हैं कि फिर जैसे ही वो जाता है आप फिर से ऑर्डर कैंसिल करके दूसरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ और उससे और अच्छी डिलीशियस चीज़ देख ली। अगर वो बुक को लेके जा रहा है तो इसका मतलब सिर्फ वो मंचूरियन का ही ऑर्डर लेकर के गया हुआ है और सिर्फ वही ला के देगा। टाइम टू टाइम अगर आप अपने ऑर्डर को बदलते हैं, अपने आप ऑफर को बदलते हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसे परेशानी होगी। इसलिए कहा कि अंतिम रूप का होना चाहिए, यानी उसके बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहा कि ये वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। वैधानिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशंस जो आपके आएंगे वो लीगल होगा, वो लॉफुल होगा। अनलॉफुल या इलीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे नहीं दी जाएंगी आपको। तीसरी बात है कि ये प्रस्ताव जो होगा वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सामान्य रूप से हो या फिर एक विशिष्ट व्यक्ति को किया जाए। सामान्य रूप से कहने का मतलब है पब्लिक एट लार्ज। मार्केट्स में जो मॉल्स होते हैं उनमें जो सेल लगी होती है वो पब्लिक एट लार्ज की बात है। उसने लिखा 60% ऑफ, तो 60% ऑफ किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए कोई भी जा कर के वहाँ पे 60% ऑफ में सेल कर सकता है, वो सेल खरीद सकता है वहाँ पे। और दूसरी बात है क्या कि अगर किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए हो, शादी ब्याह का जितना भी होता है लगभग ये सारे स्पेसिफिक वालों के लिए होते हैं। किसी एक स्पेसिफिक लड़की को देखा, देख करके सेट कर लिया, और सेट करने के बाद वह शादी सेट हो गई, अब वहाँ पे मैरिज होगी उससे। ये नहीं कि सामने फोटो में किसी और को दिखा दिया हो और पता चल रहा है कि लड़की किसी और को बैठा दी हो। अगली बात है क्या कि प्रस्ताव में विशेष शर्तों का उल्लेख होना जरूरी है। अगर आपके कोई भी प्रस्ताव ऐसे हैं जिसमें कि टर्म एंड कंडीशंस, आपने देखा होगा कि काफ़ी पतले पतले छोटे छोटे अक्षरों में कोई भी टर्म एंड कंडीशंस लिख दिया करता है ताकि आप उसे पढ़ ना पाएँ। अच्छे से नहीं पढ़ने के चलते आप क्या होता है, उतना छोटा होने के चलते आप उसे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, बाद में किसी लीगल ऑब्लिगेशन में आप फंस जाया करते हैं। तो कोई भी बात जो उसमें स्पेशल रूप से कही गई है स्पष्ट से कहना होगा। एक वो केस आया था जिसमें कि ढक्कन खोलने की बात थी कि जब वो डब्बे को लेकर के जाकर के उसके ढक्कन को खोली तो उसमें ये नहीं लिखा था कि हैंडल विथ केयर, या फिर ये बताया नहीं था ढक्कन को कैसे खोलना है। बस उसने कोई प्लायर लगाया और ढक्कन को खोल दिया और उसमें जो भी चीज़ था उसकी आंखों में पड़ा, आंखों में पड़ने के चलते आंख खराब हो गए और फिर एक केस बन गया। लेकिन तात्पर्य ये क्या कि अगर ऐसा हुआ तो पहले तो डब्बे के ऊपर लिखना था हैंडल विथ केयर, या फिर उसको ओपन करने का कोई एक तरीका अच्छा सा वहाँ पे लिखना चाहिए था। कहने का मतलब है कि प्रस्ताव जो होता है, प्रस्ताव में विशेष शर्तों का संवहन पहले कर देना है। उसे बता देना है कि इस प्रस्ताव में ये बात भी स्पेसिफिकली कही गई है। अगर आपको इस कंडीशन के साथ ये इस शर्त के साथ अगर आपको ये प्रस्ताव पसंद है तो आगे बढ़ेंगे। कई सारी चीज़ों में टर्म एंड कंडीशंस ऐसे ही दिया करते हैं। अगली बात है कि प्रस्ताव विनय के रूप में होना चाहिए, न कि एक आज्ञा के रूप में। आप जब भी किसी के पास प्रस्ताव रखते हैं तो काफ़ी पोलाइटली आप उसे कहें कि क्या आप ये करेंगे। ये एक उसमें ऑर्डर नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई तुमको ये करना पड़ेगा एनी हाउ। अब वो सक्षम है, कुशल है या नहीं है, ये एक दूसरी बात हो जाती है। लेकिन प्रस्ताव जब भी होगा तो हमारा लॉ ये कहता है कि वो विनय के रूप में हो। आप उसके लिए ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो नियम है वो ये है क्या कि प्रस्ताव की स्वीकृति इसलिए की जाए ताकि आप उसे कंप्लीट कर सके।
यानी कि अगर दिमाग में ये चल रहा है कैलकुलेशन कि नहीं अपन इसको पूरा नहीं करेंगे, चलो हाँ बोल देते हैं, बाद में देखा जाएगा, तो ऐसे बाद में देखा जाने के लिए वो प्रस्ताव और प्रस्ताव की स्वीकृति को कभी भी कानून लेता नहीं अपने दायरे में, और लेगा भी तो उसके लिए फिर आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो कोई भी प्रस्ताव जो होगा वो करने के उद्देश्य से होना चाहिए, आप परफॉर्मेंस करेंगे ये पहले आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगली बात है कि प्रस्ताव का संवहन, आपने जिस बंदे के लिए प्रपोजल रखा हुआ है तो उस बंदे तक वो पहुंचना चाहिए। अगर किसी और के मार्फत वो पहुंच जा रहा है तब फिर वहाँ परेशानी हो सकती है, लेकिन जिसके लिए बना पहले तो उसको जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रस्ताव एक आया है और इस प्रस्ताव के ऊपर अपन सहमति देंगे या फिर स्वीकृति देंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब हुआ करता है कि जिस व्यक्ति के लिए बना उस व्यक्ति तक पहुंच जाना। अगला नियम कहता है कि प्रस्ताव जो होना चाहिए वो दो तरीकों से हो सकता है, या तो गर्भित कर सकते हैं यानी कि इम्प्लाइड, और एक्सप्रेसली आप बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है क्या कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी दुकान में जाते हैं, दुकान में जाकर के आपने कहा कि लॉ की बुक चाहिए, लॉ का बुक उसने आपको दिया, आपने लॉ का बुक देखा, लॉ का बुक आपको पसंद आ गया, और पता क्या चल रहा है कि आपने अपने वॉलेट को चेक किया, बुक जो है वो 800 का है, लेकिन आपके पास वॉलेट में सिर्फ 500 ही हैं कैश। अब क्या करते हैं, आपकी उस बुक को साइड कर देते हैं उस दुकानदार की तरफ। ये साफ दिखाता है क्या कि यू आर नॉट इंटेंडेड टू परचेज दैट बुक, आपको खरीदना तो है, इंटेंशन तो है, खरीदनी है, कोई शक नहीं है, लेकिन क्या है क्या कि आप यू आर नॉट कैपेबल, आप उस समय उसको खरीदने के स्थिति में नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं। तो ये जो हुआ ये एक इम्प्लाइड रूप में हुआ, आपने इम्प्लाई किया कि भाई मैं बुक को नहीं लेने वाला। लेकिन अगर आपने खुद से एक्सप्रेस कर दिया कि भैया ऐसा है कि पैसे नहीं है हमारे पास अभी, बाद में हम इसको ले लेंगे, अभी आप इसको रखिए, तो ऐसे स्थिति में वो एक्सप्रेस्ड है। एक नियम ये कहता है कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण कभी भी प्रस्ताव नहीं होता है। अगर इनविटेशन टू ऑफर है, जैसे क्या होता है कि विंडो जो शॉपिंग होती है, तो विंडो शॉपिंग में क्या क्या कि सामने लगा दिया अपना सारा सेल वगैरह का आइटम जितना भी लगा दिया, वो इनवाइट कर रहा है आपको कि आप आकर के प्रपोजल दें, आप आकर के ऑफर दें। ऑफर उसने नहीं दिया, उसने सिर्फ इनवाइट किया है। अब आप जाएंगे उस दुकान में जहाँ पे विंडो शॉपिंग हो रही है, और जाकर के आप करेंगे क्या कि आपने वहाँ पे कहा कि भाई मुझे वो चाहिए, आप उसको ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे आप उसको प्रपोजल दे रहे हैं। ऐसे ही ऑनलाइन की भी अगर हम बात करते हैं तो देखा जाए तो एक तरह से वो भी यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर है। आपको किसी भी ये में जाना हो, ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी ऐप्स होते हैं उनके पास आप जा रहे हैं, और जाने के बाद वहाँ के विंडो पे सर्च किया कि फलाना मोबाइल मुझे चाहिए, फिर आपने इधर से यहाँ पे बताया कि भाई मुझे वो लेना है, बाय नाउ करके आप उसे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब है दीज आर ओनली द इन्विटेशन टू ऑफर, ये कभी भी ऑफर नहीं दे रहा है, वो आपको इन्वाइट कर रहा है कि आप हमें ऑफर दीजिए। तो अगर देखा जाए तो कैसे कह सकते हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होगा और ऑफर क्या होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि मूल्य सूचियाँ, अगर आप लिस्ट प्राइस को देखते हैं तो लिस्ट प्राइस जो हुआ करता है, जो भी जितने भी गुड्स के ऊपर प्राइसेस जो दी जाती हैं वो लिस्टिंग उसकी अगर की गई है, एमआरपी अगर सेट किया गया है, तो ये सब सिर्फ एक ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, सॉरी ये सब सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है। कई बार हम दुकान में जाते हैं, प्राइस देखा एमआरपी, हाँ जी इसका इतना है देना, नहीं हम इतना नहीं देंगे, हम इससे कम देंगे, तो ये क्या था, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। आप इन्वाइट करें, उसने इन्वाइट किया हुआ है, आप जाके ऑफर दे रहे हैं कि भाई हम इतने में सामान लेंगे। इसके अलावा टेंडर्स की बात करते हैं, रेलवे इंक्वायरी की बात कर लेते हैं, रेलवे टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, या फिर पूछताछ जहाँ पे इंक्वायरी होती है वहाँ पे आप उत्तर लेने के लिए खड़े हैं, तो दीज आर ओनली द इन्विटेशन टू ऑफर्स। इसके अलावा जो बीमा के प्रस्ताव होते हैं ये भी इन्विटेशन टू ऑफर में ही आते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो प्रस्ताव इन्विटेशन टू ऑफर और प्रस्ताव यानी कि ऑफर दोनों में डिफरेंस काफ़ी दिख हुआ करता है। अब एक होता है खुला प्रस्ताव। खुला प्रस्ताव का मतलब होता है स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूअस ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। ये ऐसे ऑफर होते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक टेंडर लिया हुआ है और लंबे समय तक वो जाने वाला है, तो लंबे समय तक जाने वाले टेंडर में हमने वहाँ पे किसी से एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया ये मेरा 1.5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है और आप पैसे मैं आपको देता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम टू टाइम मुझे सीमेंट या फिर जो भी आप बिल्डिंग मटेरियल हो या जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप देते रहेंगे। तो ये जब वो लंबे समय तक जाएगा यानी कि 1.5 साल 2 साल का जब वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस समय तक के लिए वो स्टैंडिंग या फिर ओपनिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर हम इसे कहते हैं, वो चलता रहेगा। अब बात होती है क्या कि आखिर मेरा जो ऑफर है वो प्रभावी कब होता है, तो प्रभावित तब होता है जबकि वो प्रपोजर के पहुंच से बाहर चला जाए। प्रपोजर के पहुंच से बाहर जाने का मतलब ये होता है कि हमने अगर किसी के लिए कोई एक प्रस्ताव रखा है और वो प्रस्ताव
मैंने लिख करके चिट्ठी में डाल दिया, या फिर व्हाट्सएप पे, आज के डेट में व्हाट्सएप होता है तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। अब व्हाट्सएप पे जब सेंड कर दिया, उसके यहाँ जब वो पहुँच गया, हालांकि व्हाट्सएप में एक फैसिलिटी है कि आप अगले 1 घंटे तक में उसको आप डिलीट मार सकते हैं, लेकिन अगर वो लेट हो गया, आपकी पहुँच से बाहर हो गया, आप 1 घंटे के बाद उसको डिलीट मारने बैठे, वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब कि ऑफ़र वो सेंड हो चुका। तो ऑफ़र अगले तक जब पहुँच गया, हम कहेंगे कि ऑफ़र प्रभावी बन जाता है। तो ये कुछ ऑफ़र्स के बारे में जानकारियाँ थी। ऑफ़र के बारे में हमने ये जाना कि उसका अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के ऑफ़र्स हो सकते हैं, और हम ये भी पढ़ा हमने कि नियम इसके क्या होते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब जहाँ तक बात करें, मैंने कहा था कि ऑफ़र के साथ साथ हम स्वीकृति को लेके चलेंगे, क्योंकि ऑफ़र और स्वीकृति दोनों मिलाकर के ही एग्रीमेंट बनता है। तो हमारे लॉ में, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में स्वीकृति के बारे में क्या बताई गई है बातें, आइए समझते हैं। सेक्शन 2B स्वीकृति को डील करता है। ये कहता है कि जब वह व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी सहमति प्रकट करता है तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं सर विलियम एंसन का, कि एक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही अर्थ होता है जो बारूद से भरी रेलगाड़ी के लिए जलती दियासलाई का। तो बात मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कही कि स्वीकृति वो चीज़ है जो कि आपने बता दिया कि मैं वो करना है या मुझे नहीं करना है। और सर विलियम एंसन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जैसे कि जलती हुई कोई भी माचिस की तिल्ली अगर किसी बारूद से बड़े हुए रेलगाड़ी के ऊपर चली जाती है, एक्सप्लोड होता है और फिर उसे वापस लाना मुश्किल है, तो इसी प्रकार से जब स्वीकृति मिल जाती है तो फिर प्रस्ताव को फिर पुराने स्तर पे लेके आना मुश्किल हो जाता है। स्वीकृति की अगर बात करें तो जैसे प्रस्ताव था कि एक पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है और एक स्पेसिफिक किसी बंदे के लिए होगा, यानी कि एक सामान्य दशा में और एक विशिष्ट दशा में। उसी प्रकार से अगर स्वीकृति की बात करते तो सामान्य दशा में कोई भी ले सकता है उसको, और जो विशिष्ट दशा होती है उसमें उसी व्यक्ति के ऊपर स्वीकृति का भार होता है जिसके लिए कि प्रस्ताव स्पेसिफिकली बनाई गई है। अगर अगर हमने एग्जांपल लिया था शादी के बारे में कि ए ने बी से कहा कि सी से शादी कर लो, तो शादी सी से होने वाली है। अब सी के ही स्वीकृति को यहाँ पे देखा जाएगा कि वो पसंद कर रही है शादी करना या फिर पसंद नहीं कर रही है शादी करना। जो मैंने पहले सेशन में कहा था कि राइट एंड पर्सोनम हो जाता है वो। और अगर हम पहले वाले को डील करें, जैसे सामान्य स्वीकृति की बात करें सामान्य प्रस्ताव की दशा में, तो वहाँ पे राइट इन रेम हो जाता है, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए हो जाएगा सामान्य वाला, और ये जो है विशिष्ट वाला किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए। अब बात करते हैं कि स्वीकृति के लिए क्या कोई नियम दिए गए हैं हमारे यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आइए डील करते हैं उन नियम को जो कि बताए गए हैं। तो रूल में सबसे पहला है क्या कि स्वीकृति पूर्ण रूप से होनी चाहिए और शर्त रहित स्पष्ट होनी चाहिए। आप वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, स्वीकृति देने के टाइम में कोई कंडीशन आप नहीं लगाएंगे। ये कंडीशन फ्री होना चाहिए, यानी कि स्वीकृति आपको हाँ या ना में देना है। आपको पसंद आ रहा है हाँ करें, आपको ना पसंद आ रहा हो तो ना करें। दूसरा नियम यह है कि स्वीकृति जो होगा वो प्रस्ताव में बताए गए ढंग के आधार पर होगा। अगर किसी ने कहा क्या कि ये आप स्पीड पोस्ट के थ्रू डालेंगे, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म था, कहा कि उसको जनरेट करना, उसको डाउनलोड करके फिर आपको सिग्नेचर करके और रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से देना होगा, तो इस सिचुएशन में आप अगर केवल फॉर्म ऑनलाइन भर के छोड़ देते हैं तो ये स्वीकृति नहीं कहलाएगी। स्वीकृति तब है जबकि उसी ढंग से किया जाए जिस ढंग से उसने कहा है, खासकर प्रस्तावक। अगली बात होती है कि अगर निश्चित विधि नहीं बताया गया हो तो फिर जो भी प्रचलित विधि होगा आप उसमें करेंगे, जिसमें कि क्या होता है कि समय और स्थान सभी को देखना पड़ता है। अगर समय बिजनेस टाइम की बात करते हैं तो बिजनेस टाइम सुबह से लेकर के शाम में 5 बजे तक का, 10 बजे से लेकर के बिजनेस टाइम 5 बजे तक का होता है। और अगर हम बात करें समय की और अगर हम बात करें स्थान की तो बिजनेस प्लेस ही इसका स्थान, नियत स्थान होगा। अगर उसने कहा कि आप घर पे भी हमें दे सकते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये फिर उसकी कंडीशन है, आपको उसके घर पर भी लाके देना होगा। अगर आप मिस कर देते हैं, आप अगर बिजनेस प्लेस पे नहीं दे पाते हैं। स्वीकृति के लिए अगला नियम ये है कि प्रस्ताव के पूर्ण होने से पहले स्वीकृति पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर प्रस्ताव रखा गया हो और आपको एक समय निर्धारित कर दिया गया हो, उस समय से पहले, कई बार क्या होता है कि हमें एक टाइम दिया जाता है कि ये आपका डेडलाइन है, इसके बाद आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो अगर लास्ट डेट बता दिया गया, डेडलाइन डेट बता दिया गया है, तो आप उससे पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर उसके बाद करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर आपने एक्सेप्ट किया हो या एक्सेप्ट नहीं किया हो।
अगला नियम कहता है कि स्वीकारक को प्रस्ताव की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप किसी के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रस्ताव की सारी बातों को उसके सामने रख दें। अगर आपने कोई भी चीज़ छिपाने की कोशिश की है तो फिर वो वॉइडेबल की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि आपने उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं ली है। तो जो भी स्वीकारक होगा, जो भी एक्सेप्टर होगा, पहले तो उसको सारे नॉलेज में सारी बातें उसकी होनी चाहिए कि इस प्रस्ताव में ये सारे कंडीशंस है, ये सारे टर्म लगाए गए हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जब आप कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस दिया रहता है, उस टर्म एंड कंडीशंस को आपको चेक करने की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम हुए जिन्हें हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने स्वीकृति के लिए यानी कि एक्सेप्टेंस के लिए बताया है। तो इस सेशन में हमने जानने की कोशिश की कि प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकृति क्या होती है, उनसे संबंधित उसके नियम क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में बताई गई बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने विचार सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शंस को भी दबा दें, ऑल ऑप्शंस को भी टैप करें जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।